नमस्कार दोस्तों। असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 6 अप्रैल को होना है और इस मतदान को लेकर इतना हाइप हो गया है। मेरा मानना है कि कुछ इसका जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल की तरह हाइप्ड हो गया है। जिस तरीके से वहाँ पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और उसका जो 5-6 दलों का गठबंधन है उसने बीजेपी के खिलाफ ज़ोरदार मोर्चा खोला है। ज़ोरदार मोर्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2001 से और 2016 तक लगभग 15 साल तक जो बड़े नेता रहे वो थे तरुण गोगोई, स्वर्गीय तरुण गोगोई, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहे असम के और कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनके बेटे गौरव गोगोई अब सांसद हैं यहाँ से। और तरुण गोगोई अपने समय में एक इस तरह के नेता थे कि उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर जिस तरीके से चाहा उस तरीके से चलाया। 2016 का चुनाव जब कांग्रेस हारी थी और बीजेपी सत्ता में आई थी, उस समय तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर थे और उस समय कांग्रेस का जो थिंक टैंक था उन्होंने तरुण गोगोई से ये कहा था कि हमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से समझौता कर लेना चाहिए। 2016 की बात बता रहा हूँ मैं, 2016 से पहले जब चुनाव की बात चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा था तरुण गोगोई ने कि यार ये है कौन बदरुद्दीन अजमल, हु इज़ वो, ये इसकी औकात क्या है, इसको हम क्यों साथ लें, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हु इज़ ही। इस तरीके से कह के उन्होंने बदरुद्दीन अजमल की उपेक्षा कर दी थी और बदरुद्दीन अजमल ने वो कमाल कर दिखाया था 2016 में जो कोई नहीं कर पाया था। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की 13 सीटें आई थी, यहाँ पर 13 विधायक बने थे उनके, और कांग्रेस 52 सीटें नीचे खिसक कर 26 पर पहुँच गई थी और एनडीए ने 86 सीटें हासिल करके, गठबंधन ने एनडीए के यहाँ पर सरकार बनाई थी जब सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर बने थे। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कुल 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए केवल 64 सीटों की दरकार होती है। यानी कि लड़ाई यहाँ पर बहुत छोटे से मार्जिन की है। और आप समझ सकते हैं कि जब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने 13 विधायक अपने बनवाए थे 2016 में, तो उससे पहले 2011 के चुनाव में उनके 18 विधायक थे। इसीलिए सब कांग्रेस वालों ने ये कहा था तरुण गोगोई से कि आप बदरुद्दीन अजमल को साथ ले लें तो हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन वो नहीं माने थे और सत्ता से बाहर हो गए थे। खैर, पिछले साल कोरोना की वजह से वो पीड़ित हुए और उनका निधन हो गया। अब लेकिन जब चुनाव 2021 के हो रहे हैं असम में, तो 3 चरणों में हो रहे हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 27 मार्च और 1 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान है और जिसका प्रचार 4 अप्रैल की शाम को थम जाएगा। तो यहाँ पर अब जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, उसमें बदरुद्दीन अजमल सर्वोपरि हैं और उन्हीं को पूरी तवज्जो दी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। दोनों ने जमकर यहाँ प्रचार भी किया है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी शायद 1 आध दफ़े गए हैं और प्रियंका गांधी तो असम के अलावा कहीं गई ही नहीं। इसके अलावा अपने 4 विधायकों के टिकट काटकर अजमल को दिए गए हैं, अजमल की पार्टी को। ये देखिए कितना बड़ा चेंज है। हालांकि इसका विरोध जो है, सुष्मिता देव जो महिला मोर्चे की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने विरोध किया था। सुष्मिता देव भी यहीं से आती हैं, सांसद भी हैं और असम से बिलोंग करती हैं। उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हमें हर हालत में ये चुनाव जीतना ही जीतना है और हम मुसलमानों के वोट हमें चाहिए और इसलिए हम बदरुद्दीन अजमल को अपने साथ रखेंगे। बदरुद्दीन अजमल के बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं, उनके बहुत सारे मदरसे चलते हैं जिनके लिए विदेशी फंडिंग का मामला ज़ोर शोर से उठता रहा है। उनके खिलाफ जांच भी हुई थी, होम मिनिस्ट्री ने जांच भी शुरू की है। अभी उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी चीज़ निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये तो है कि अब बदरुद्दीन अजमल के बहाने बीजेपी को मतों के ध्रुवीकरण का मौका मिल गया है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हमें मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मंत्री हैं और उन पर 48 घंटे का बैन लगाया गया है प्रचार करने का। चूँकि 48 घंटे का बैन लगा है तो इसलिए वो अब प्रचार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रचार फिर समाप्त हो जाएगा। तो बदरुद्दीन अजमल के जो पार्टी है वो बंगला भाषी जो मुस्लिम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है
और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक बयान में कह दिया था कि हमें जो मियाँ वोटर हैं, मियाँ वोटर यहाँ पर कहा जाता है जो बंगला भाषी मुस्लिम है, हमें मियाँ वोटर्स के वोट चाहिए ही नहीं। उन्होंने ये बयान लगभग 3-4 महीने पहले ही दे दिया था। और हेमंत बिस्वा शर्मा पर अभी जो हाल ही में बैन लगा है वो इस वजह से लगा है कि उन्होंने जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष हैं एच मोहिलारी, उनके खिलाफ एक धमकी भरा बयान दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ये अगर उग्रवादियों के साथ मिलकर बढ़ावा देंगे, उग्रवादियों के साथ मिलेंगे, तो इन्हें फिर हम चुनावों के बाद जो केंद्रीय एजेंसियां हैं NIA वगैरह वो इनको जेल में भेज देंगी। तो इसको चुनाव आयोग ने धमकी भरा माना और उन्होंने कहा कि आप चुनाव के कैंपेन के दौरान किसी दूसरी पार्टी को इस तरीके से धमका नहीं सकते। जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पिछली बार BJP के साथ थी, लेकिन इस बार इन दोनों का समझौता टूटा है और बोडोलैंड पीपल फ्रंट अब कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प घटनाक्रम एक और हुआ। चुनाव से 2-3 दिन पहले ही, यानी कि 2 अप्रैल के आसपास ये घटनाक्रम हुआ कि तामुलपुर जो विधानसभा सीट है वहाँ से बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार रंगजा खुंगूर बासुरमती ने BJP ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। वो 2-3 दिन से गायब थे, अंडरग्राउंड थे और उनके बारे में कहा जा रहा था वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और अचानक वो हेमंत बिस्वा शर्मा से मिले और उनके घर गए और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसके बदले BPF के उम्मीदवार रंगजा ने ये कहा कि उनकी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा वगैरह नहीं दे रही थी, तो वो चुनाव कैसे लड़ती। और उन्होंने अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है BJP के समर्थित उम्मीदवार जो UPPL है उसको और लेहोराम बोरा को, उनको वो समर्थन दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वो एक तरह से BJP के साथ आ गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। मैं मनीष तिवारी का बयान पढ़ रहा था, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कि जो दूसरे दलों के प्रत्याशी उन्हें धमकाया जा रहा है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और अब बेचारे मजबूरी में वो BJP में शामिल हो गए हैं। और ये अनैतिकता वाली बात है। लेकिन मनीष तिवारी को ये भी सोचना चाहिए कि जिस बदरुद्दीन अजमल को वो साथ लेकर चल रहे हैं, उन्हें भी कभी कांग्रेसी और सारे लोग कभी सांप्रदायिक पार्टी कहा करते थे कि ये सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, और ऐसे में आप उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप तो इस तरह की बात करें ही नहीं मनीष जी। अब फिलहाल स्थिति ये बन रही है दोस्तों असम में कि यहाँ पर मतों के ध्रुवीकरण को लेकर फोकस है। और नरेंद्र मोदी की भी आज जनसभा हुई है वहाँ पर, और उनकी जनसभा नरेंद्र मोदी की वहीं पर हुई है जहाँ के प्रत्याशी BJP में शामिल हुए हैं। और इस जगह का नाम है तामुलपुर। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली को संबोधित किया। 3 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने भी एक ऐसा बयान अभी हाल ही में दे दिया है जिससे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहमान, जो कि MLA भी हैं AIUDF के, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट इसका नाम है, तो उन्होंने ये कह दिया है कि असम में अगली सरकार दाढ़ी टोपी और लुंगी वालों की बनेगी। यानी कि दाढ़ी टोपी और लुंगी वाले जो बंगाली मुस्लिम होते हैं इनकी बनेगी। और अभी सिर्फ तीसरे चरण का मतदान बाकी है 6 अप्रैल को। और तीसरे चरण के मतदान में जिन 40 सीटों पर मतदान होने वाला है दोस्तों, उनमें से 17 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। और ये 17 सीटें 2016 में कांग्रेस और AIUDF ने जीती थी। पिछली बार दोनों अलग अलग थे, लेकिन इस बार दोनों साथ हैं। तो इसलिए अब इन्हें ये लग रहा है कि पहले 2 चरणों का मतदान तो हो गया, अब अगर हम मुस्लिमों को अपने लिए वोट करने के लिए जोश भरते हैं उनमें, तो ऐसा बयान देने में कोई हर्ज नहीं है। और कांग्रेस के किसी नेता को भी इस पर आपत्ति अब तक नहीं आई है। बहरहाल अब स्थिति ये बन रही है कि जिन 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें से 17 सीटें तो AIUDF और कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी और ये मैक्सिमम गेन करने की बात कर रहे हैं इस बार। और जो बाकी सीटें थी यहाँ की, वो BJP, असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट जो गठबंधन था उसने जीती थी। और यहाँ पर जो 9 ज़िले हैं जिन इलाकों में ये मतदान होने वाला है, यहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम आबादी है। यानी कि मुस्लिम वोट अब डिसाइड करने वाले हैं। और इसमें मुझे लगता है कि हैवी पोल भी होगा, भारी मतदान हो सकता है। लेकिन BJP अपने उस एजेंडे पर फोकस है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, ख़ास तौर से मियाँ मुसलमानों के, जो कि
बाहर से आकर असम में यहाँ बसे हुए हैं और ये बड़ा मुद्दा है। बीजेपी यहाँ इसी वजह से सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि यहाँ जब एनआरसी का रजिस्टर लागू हुआ था तो यहाँ पर लाखों हिंदू ही यहाँ से शरणार्थी निकल आए थे। तो इसीलिए बीजेपी ने यहाँ बहुत शांति रखी है इस मामले पर, और सीएए और एनआरसी पर चुप्पी साधी हुई है बीजेपी ने यहाँ पर। बीजेपी यहाँ देखना चाहती है, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, पहले कभी यहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। और अब इन जिन 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहा है, इनमें सिर्फ एक असम ही है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बाकी सब जगह तो बीजेपी आने का प्रयास कर रही है। अब इस स्टेट को बीजेपी किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती है, उसके लिए चाहे बदरुद्दीन अजमल से मुकाबला करना पड़े, चाहे किसी से मुकाबला करना पड़े। बहरहाल अब 6 अप्रैल को मतदान होने वाला है, क्या होगा ये तो बहुत बाद में पता लगेगा, 2 मई में पता लगेगा। लेकिन अभी तक के रुझान के हिसाब से वहाँ जो आइडिया है, पहले 2 राउंड जो हुए हैं चुनाव के 27 मार्च और 1 अप्रैल को, उसमें बताया जाता है कि बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। और इसीलिए अब मुस्लिम वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहमान ने यह बयान दिया है कि अगली सरकार तो यहाँ पर दाढ़ी टोपी और लुंगी वालों की बनेगी। बहरहाल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जीतने के बाद भी यहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी को यह तय करना है कि वो सर्बानंद सोनोवाल के साथ कंटिन्यू करें सीएम के रूप में, या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का यहाँ कद बहुत बड़ा है और उन्हें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।